नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष मनु भंडारी द्वारा रचित उपन्यास महाभोज लेकर उपस्थित हुई। लेखिका ने इसमें अनगिनत समस्याओं को दिखाया गया है जिसके कारण पात्र अपनी स्थिति परिस्थिति को आप बीती के रूप में बताते हुए दिखाई देते हैं। उपन्यास का जो शीर्षक है महाभोज, दो शब्दों के मेल से बना है। महा जमा भोज। महा का मतलब है या महा का अर्थ है बड़ा, और भोज का अर्थ है यहाँ पर मृत्यु के 13वें दिन पर जो भोज दिया जाता है, इस आधार पर इसकी संज्ञा अभिव्यक्त की है। भोज उस अर्थ में लिया गया है, यानी कि एक बड़े भोज का रूप। अब ये बड़ा भोज से यहाँ पर लेखिका ने क्या तात्पर्य स्पष्ट किया है, ये मैं बहुत कम शब्दों में, क्योंकि उपन्यास आप जानते हैं बहुत बृहत होता है और पूरा का पूरा बताना बहुत कठिन या जटिल कार्य है, पर इसकी समीक्षा बहुत ही संक्षिप्त में मैं यहाँ पर करने जा रही हूँ, जिससे पूरा का पूरा उपन्यास आपके समझ में आ जाएगा। अगर किसी भी तरह की कोई भी आपको इसमें प्रश्न कुल बुलाते हैं या किसी भी तरह का कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स पर जाकर अपने कमेंट लिख दीजिएगा, जिसका मैं उत्तर देने का संभवतः प्रयास करूंगी। हम देखते हैं लेखिका ने इसमें महाभोज के रूप में किस तरह की अभिव्यक्ति की है। पूरा उपन्यास सामाजिक राजनीति पर तीखा व्यंग कसा गया है, यानी कि हम देखते हैं कि समाज के आधार पर भोज का क्या अर्थ है और राजनीति के आधार पर भोज का क्या अर्थ है, तो दोनों को मिलाकर लेखिका ने जो इसका अर्थ अभिव्यक्त किया है वह बहुत ही कठिन और जटिल है। और इसमें हम देखते हैं राजनीति, जैसे ही राजनीति या राजनेता का नाम सामने आ जाता है, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि उस घटना का जो रूप है वह कई गुना बढ़ता हुआ दिखाई देता है अपने अपने स्तर पर। तो लेखिका ने वही स्तर यहाँ पर प्रस्तुत किया है। भारतीय राजनीति पर लिखा गया महाभोज उपन्यास बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसमें लेखिका ने सरोहा नामक गांव और पात्र विशेषर की अकस्मात मृत्यु पर रचा राजनीतिक खेल किस प्रकार एक तरह से तूल पकड़ते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि हम देखते हैं कि अगर कोई पात्र वहां पर मृत्यु शैया पर है और उसकी मृत्यु शैया पर किस तरह की राजनीति या किस तरह की सियासी खेल का जो आरंभ होता है वह बढ़ता ही चला जाता है, जब तक अंत में इसका रूप स्वरूप स्पष्ट नहीं होते हुए दिखाई देता। विशेषर जो यहाँ पर पात्र है वह जाति से दलित है, और दलित होने के कारण उसे बहुत सारी स्थिति परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है अपनी जाति के आधार पर। उन पर अनेक प्रकार के शोषण एक तरह से किए जा रहे थे, और उन शोषणों के खिलाफ विशेषण आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को ही एक तरह से दबा दिया जाता है। ये घटना घटित होने से पहले एक घटना और घटित हुई। हरिजनों को जिंदा जलाने पर बहुत बड़ा आतंक एक तरह से फैला हुआ था। राजनीति में सिद्धहस्त लोगों ने विशेषर की मौत को कैसे लाभ और हानि के पूरे रूप में एक तरह से इस्तेमाल किया अपने लाभ के अनुसार, क्योंकि हम देखते हैं कि जो निम्न जाति है, ये जो निम्न जाति से भी नीचे हम देखते हैं दलित जाति का एक तरह से रूप स्पष्ट किया जाता है, और उस दलित के लिए कोई क्यों अपने लाभ के रूप में ही उसका पक्ष लेते हुए दिखाई देगा। नहीं तो सैकड़ों लोग अपने जान से हाथ धो रहे हैं, किसी को किसी की नहीं पड़ी है, पर विशेषण दलित था। इस रूप में उसका पक्ष विपक्ष रखने के लिए बड़े बड़े उच्च संपन्न नेता या हम देखते हैं जमींदार उपस्थित होते हुए दिखाई देते हैं। किसी भी घटना में कैसे रंग भरते हैं या किस तरह का झूठ का रंग भरते हैं,
वह आरंभ से ही एक तरह से आरंभ हो चुका था। पात्र दादा साहब, लखन सिंह, बिंदा, जोरावर नेता के एक तरह से हम देखते हैं कि उनके कहीं पर अपनी राजनीति का एक तरह से चुनाव करते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसमें जोरावर भी नेता के रूप में चयनित पात्र था। पर अभी उसे इतनी ज्यादा राजनीति नहीं आई थी। पर बाप दादा हम देखते हैं कि जमींदार हो तो कहीं ना कहीं खून में आते हुए दिखाई देता है। मध्यम वर्गीय जीवन वैसे ही मुश्किलों से भरा हुआ होता है, क्योंकि उसमें हम देखते हैं कि अपनी जरूरतों और इच्छाओं के माया जाल में ही हम एक तरह से फंसे हुए दिखाई देते हैं और उससे किनारा हम कभी भी नहीं कर पाते हैं। जब जरूरतें पूरी नहीं होती तब व्यक्ति कहीं से कहीं किसी न किसी रूप में अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करता हुआ दिखाई देता है और जब जरूरतें पूरी होने लगती है तो इच्छाओं की ओर भागता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि हम देखते हैं चाहे दलित वर्ग है या निम्न वर्ग है या मध्यम वर्गीय है, सबको अवसर वादिता का जो रूप है वह एक तरह से अच्छा लगता हुआ दिखाई देता है और सबको मिलना भी चाहिए। पर ये अवसर वादिता हम देखते हैं कि लोग अपनी एक तरह से लाभ की पूर्ति करते हुए जब दिखाई देते हैं और इससे जब किसी दूसरे को हानि होती है तो बड़ी पीड़ा और वेदना का जो मार्मिक रूप है वह लेखिका ने व्यक्त किया है अपने उपन्यास में। ऐसे में कोई घटना घट जाती है जिसमें सांस लेना और दुर्भर हो जाता है। धर्म और राजनीति में लिप्त लोग अपने स्वार्थ, अवसरवादिता और नौकरशाही के प्रति जो असंवेदनशीलता दिखाते हैं उसका एक तरह से हम कहें कि कुरूप रूप महाभोज में दिखाया गया है। हम देखते हैं कि किस तरह से लोग अपनी स्वार्थ में लिप्त होने के कारण किसी का अहित करने से भी नहीं चूकते दिखाई देते हैं। मौत का सुन राजनीतिक दल एक्टिव हो जाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि इसे 3 वर्गों में बांटा गया है। 2 ही वर्गों का जो रूप है वो स्पष्ट किया है। जैसे सुकुल बाबू हैं, वह हीरा के एक तरह से पिता हैं और वह किस तरह से इस घटना को तूल देते हुए दिखाई देते हैं। वहीं जो दादा साहब है वह कहीं ना कहीं से सभा का एक तरह से अ, रूप प्रकट करते हुए दिखाई देते हैं या उसका आयोजन करते हुए दिखाई देते हैं और उस आयोजन में अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करते हैं कि किस तरह से वे दलितों के पक्ष में अपना जीवन उन्होंने लगा दिया है। उनके पक्ष में वह बातें बोलते हुए दिखाई देते हैं। जाति के आधार पर अपने स्वार्थ को एक तरह से साधते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्हें कोई ना कोई मुद्दा तो चाहिए और उस मुद्दे पर वह अपनी टिप्पणी एक तरह से देते हुए दिखाई देते हैं। पात्र जोरावर अपने बाप दादा की कहानियों को एक तरह सुनकर अपनी महत्ता को बताता हुआ प्रतीत होता है कि किस प्रकार इनके बाप दादा हमारे यहाँ सिर झुकाते थे और जी हजूरी करते हुए दिखाई देते हैं, जिसके कारण अब क्योंकि वातावरण का व्यक्ति पर बहुत असर पड़ते हुए दिखाई देता है तो कहीं ना कहीं जोरावर के मन में भी उसी तरह की असंवेदनशीलता जगते हुए दिखाई देती है कि मुंह से बोले कुछ और घटे कुछ। तो इस तरह की प्रवृत्ति में वह एक तरह से पारंगत होने के लिए तैयार होता है। पात्र महेश और अखिलन हम देखते हैं कि इंटरव्यू जब लेते हैं तो वह इंटरव्यू लेते वक्त कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ साधते हुए दिखाई देते हैं। पढ़े लिखे होने के कारण, बुद्धिजीवी होने के कारण वह शोषण का एक तरह से विरोध नहीं करते हैं, वे शोषण के पक्ष में खड़े होकर उसका एक तरह से रस लेते हुए दिखाई देते हैं और दबी जुबान से उसका साथ भी देते हुए दिखाई देते हैं। अपने स्वार्थ के आगे नैतिक और मानवीय मूल्यों की एक तरह से बलि देने से भी नहीं हिचकिचाते ऐसे लोग, जिसमें हम देखते हैं कि नैतिक मूल्य तो सिर्फ नाम के हैं कि हमें सत्य बोलना चाहिए, हमें सद्भाव की भावना रखनी चाहिए, हमें सहृदयता का पाठ पढ़ाया जाता है और मानवीय मूल्यों में हम देखते हैं सामाजिक मूल्य, राजनीतिक मूल्य, धार्मिक मूल्य या आध्यात्मिक मूल्य, इन सबको के पक्ष में हमें अपनी अभिव्यक्ति एक तरह से देनी चाहिए। पर हम देखते हैं अवसर मिलते ही हम अपनी काया
पलट कर लेते हैं, जिसके कारण हम तो लाभ में रहते हैं, पर हम समाज को एक तरह से निस्ते नाबूद करने की जो प्रक्रिया में है वह लग जाते हैं। इसमें हम देखते हैं कि एक बिंदा ही जो पात्र है वह कहीं न कहीं विषु को अपने संवेदन के रूप में प्रकट करते हुए दिखाई देता है। पर राजनैतिक दल या ये पढ़े-लिखे, ये बुद्धिजीवी समाज उसी के सर पर सारा एक तरह से आरोप, हत्या का आरोप एक तरह से मंडते हुए दिखाई देते हैं और ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि बिंदा ने ही विशेषर की चाय में एक तरह से जहर मिला दिया था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। इस रूप में जो बिंदा आवाज उठाने के लिए तैयार था, अब उसकी आवाज को अखबार के माध्यम से एक तरह से दबाया जाता है, कुचला जाता है, जिसके कारण वह पीड़ित एक तरह से दिखाई देता है। तो पूरे उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से जो ये 13 दिन का जो खेल है, उसी आधार पर रचा गया है कि किस तरह से पहले दिन से जिस दिन मृत्यु हुई और अंत तक 13वें दिन तक किस तरह से राजनीति या समाज के ठेकेदार या बुद्धिजीवी किस तरह से अपने-अपने लाभ को एक तरह से स्वीकार करते हुए अपने हित की बातें करते हुए दिखाई देते हैं और मासूम जनता को, गरीब जनता को या जो उनके हितैषी हैं, उनके प्रति एक तरह से शील भाव रखते हुए दिखाई देते हैं, जिसके कारण वह अपनी तहा ज़िंदगी उस घटना में ही एक तरह से पिसकर रह जाते हैं। तो इन मुख्य बिंदुओं को उठाकर लेखिका ने समाज के ठेकेदारों पर करारा व्यंग किया है। धन्यवाद।